हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ न्यू एडवांस टॉपिक्स कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले जो असाइनमेंट्स दिए थे, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आई होप आपने वो सभी असाइनमेंट्स पूरे कर लिए होंगे और आपको असाइनमेंट करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट। तो मैंने आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज से रिलेटेड एक असाइनमेंट दिया था, जिसमें कि आपको एक यूनिवर्सिटी के डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के डिटेल्स को ऐड करना था विद क्लास नेम यूनिवर्सिटी। और इसी तरह से आपको एक और यहाँ पर क्लास बनानी थी कॉलेज के लिए, जिसमें आपको कॉलेज की डिटेल्स लाइक कॉलेज का नेम, कॉलेज का कोड और वो किस सिटी में स्टेट में है, राइट। तो उसके लिए तो ये असाइनमेंट हम यहाँ पर एक बार करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास बनाई है विद नेम यूनिवर्सिटी, और इसमें हम टाइप करते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड देन प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी एंड देन यहाँ पर हम टाइप करते हैं प्राइवेट इंट यूनिवर्सिटी कोड, यूनिवर्सिटी आईडी, राइट। तो ये 3 डेटा थे जो हमने यूनिवर्सिटी नाम की क्लास में हमें सेव करने थे, राइट। इसी तरह से हमें अब लिस्ट ऑफ कॉलेजेस तैयार करनी है। तो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे प्राइवेट लिस्ट एंड देन एंगुलर ब्रैकेट, एंड इसमें हम टाइप करते हैं कॉलेज लिस्ट, राइट। तो अब हम टाइप करते हैं इंपोर्ट जावा यूटिल, एंड अब हम एक और क्लास यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं विद नेम कॉलेज। और इस क्लास को अब हम डिफ़ाइन करेंगे, बिकॉज़ हम यहाँ पर एक बार अपने गेटर और सेटर को वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। सो ओके, तो आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर गेटर और सेटर को यूज़ कर लिया है। अब आइए हम कॉलेज क्लास को डिफ़ाइन करते हैं। सो यहाँ पर हम टाइप करते हैं प्राइवेट इंट कॉलेज कोड एंड प्राइवेट स्ट्रिंग कॉलेज नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेट, राइट। तो ये 3 डेटा थे जो हम कॉलेज के लिए यूज़ करना चाहते थे। आइए इनके लिए हम जनरेट कर लेते हैं गेटर और सेटर, और अब हम ओके पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर अब ये सभी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक यूनिवर्सिटी नाम से एक क्लास है, और इसमें हम यूनिवर्सिटी क्लास में लिस्ट ऑफ कॉलेज को एक तरह से यूज़ कर रहे हैं। और कॉलेज में क्या क्या डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं। इसमें कॉलेज कोड है, कॉलेज नेम है और कॉलेज स्टेट है, राइट। तो अब हम यहाँ पर एक और तीसरी क्लास बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और इस क्लास को हम नेम देते हैं यूनिवर्सिटी मेन, राइट। और इस मेन क्लास में अब हम दोनों क्लासेस यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्लास को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर अब हम मेन मेथड को यूज़ करते हैं। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग, राइट। और इसके बाद में यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं java.util पैकेज। और अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं प्राइवेट स्कैनर SC, और इसके बाद हम टाइप करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी मेन, ओके। और अब हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में टाइप करते हैं SC इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, बिकॉज हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं। और इस तरह से हमने स्कैनर को इनिशलाइज कर लिया है। तो चलिए अब हम अपने मेन मेथड में टाइप करते हैं, जिसमें हम क्लास यूनिवर्सिटी क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर अब हम टाइप करते हैं यूनिवर्सिटी इज़ इक्वल टू
न्यू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। इसे हम सेट करते हैं विद यू डॉट सेट नेम बिटवीन पैरेंथेसिस डी यू, राइट। यू डॉट सेट सिटी, और इसे हम नेम देते हैं, इसमें हम नेम लेते हैं दिल्ली, और यू डॉट सेट यूनिवर्सिटी आईडी दैट इज़ 101। अब हम यहाँ पर कॉलेज की वैल्यू को रिट्रीव करना चाहते हैं। सो यहाँ पर हम टाइप करते हैं, सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं नंबर ऑफ़ कॉलेज नेम से, और इसे हम इनिशियली वैल्यू देते हैं 0। सो हमने अभी इसे इनिशलाइज़ किया है विद वैल्यू 0। और अब हम टाइप करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर नंबर ऑफ़ कॉलेजेस यू वांट इन यूनिवर्सिटी, राइट। और इसके बाद अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे नंबर ऑफ़ कॉलेज इज़ इक्वल टू SC dot next int and then parenthesis and semicolon। अब एक बार हम पहले चेक कर लेते हैं, हमें शायद यहाँ पर ओके हमने यहाँ पर इसे स्टैटिक नहीं क्रिएट किया है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर अभी एरर मिल रही थी। तो अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे फॉर इंट y is equal to 0 and y is less than number of college and y plus plus, okay। अब हम यहाँ पर विद इन कर्ली ब्रेसेस टाइप करते हैं, बिकॉज हम लिस्ट ऑफ कॉलेज यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट लिस्ट कॉलेज लिस्ट। सो यहाँ पर अब हम इसे इनिशलाइज़ कर लेते हैं, और इसे हम इनिशलाइज़ करते हैं CLG लिस्ट कॉलेज लिस्ट इज इक्वल टू न्यू array list and angular bracket college then parentheses and semicolon। तो अब हम लूप के अंदर इसे कॉल कर सकते हैं, और इसमें हम कॉलेज डिटेल की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर कॉलेज कोड, एंड देन यहाँ पर हम पहले ऑब्जेक्ट क्लास के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं। सो कॉलेज सी इज़ इक्वल टू न्यू कॉलेज, तो हमने यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट को बना लिया है। और सी डॉट सेट कॉलेज कोड SC डॉट नेक्स्ट इंट, तो जो भी यहाँ पर हम स्कैनर के माध्यम से वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर कॉलेज के लिस्ट में जो भी वैल्यू हम इंटर करेंगे उसे यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब हम मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कॉलेज नेम इज़ लाइक दिस, एंड हम यहाँ पर अब टाइप करते हैं C डॉट कॉलेज नेम SC डॉट नेक्स्ट। और अब हम टाइप करते हैं कॉलेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन विद इन पैरेंथेसिस एंड डबल कोट्स सिटी, और इसके लिए हम टाइप करते हैं C डॉट सेट स्टेट SC डॉट नेक्स्ट, एंड इसे हम स्टेट कर लेते हैं बिकॉज हमने कॉलेज के लिए स्टेट यूज़ किया था। और इसके बाद अब हम इस ऑब्जेक्ट को कॉलेज लिस्ट में ऐड करेंगे। सो कॉलेज लिस्ट डॉट ऐड एंड सी, सो सी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर अब कॉलेज लिस्ट में ऐड करते हैं, जिससे कि सारे डिटेल्स इसमें ऐड हो जाएंगे। और हम लिस्ट ऑफ कॉलेज को यहाँ पर स्टैटिक कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट था, जिसके द्वारा हम एक ऑब्जेक्ट ऐसा था जिसके द्वारा हम कॉलेज के डिटेल्स को हम यूनिवर्सिटी क्लास में एक्सेस कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा यू डॉट सेट
कॉलेज लिस्ट राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेज लिस्ट को कनेक्ट कर लिया है। तो कॉलेज लिस्ट को हम सी ऑब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे थे जब हम किसी यूनिवर्सिटी में इसे यूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम अब जो भी डिटेल्स रिट्रीव करना चाहते हैं वो अब हम रिट्रीव कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम टाइप करते हैं system.out.println retrieving details for university राइट। और अब हम सेमी कॉलन यहाँ पर यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर हम टाइप करते हैं सिस्टम कॉलेज लिस्ट ओके, and that is equal to u dot get college list. So system dot out dot println and then within parentheses and double quotes university name and then semicolon। और यहाँ पर अब हम पहले टाइप कर लेते हैं u dot get name। तो यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी के नेम को यू ऑब्जेक्ट से ले रहे हैं और कॉलेज लिस्ट के लिए यहाँ पर अब हम फॉर लूप बना लेते हैं। सो फॉर कॉलेज लिस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट println कॉलेज डिटेल्स आर, देन यहाँ पर हम टाइप करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println कॉलेज नेम एंड देन यहाँ पर हम टाइप करते हैं कॉलेज डॉट गेट कॉलेज नेम। इसके बाद हम टाइप करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println स्टेट एंड देन कॉलेज डॉट गेट स्टेट। इसके साथ ही साथ अब हम इसे अब रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम हमें क्या आउटपुट देता है। ओके, सो बेसिकली हमें यहाँ पर अभी एरर मिल रही है बिकॉज हमने यहाँ पर स्कैनर जो यूज़ किया है वो प्रॉपरली वैल्यूज़ को इंटर नहीं कर रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पर मेन यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्ट को यहाँ क्रिएट करना होगा। इसके लिए हम टाइप करते हैं यूनिवर्सिटी मेन इज़ इक्वल टू यूनिवर्सिटी। बेसिकली हम यहाँ पर इसे इनिशलाइज कर चुके हैं। सो यहाँ हम पहले टाइप करते हैं यूनिवर्सिटी मेन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू यूनिवर्सिटी मेन राइट। तो हमने यूनिवर्सिटी मेन के ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया है और अब आइए इसे रन करके देखते हैं। तो अब हमें यहाँ पर आउटपुट में मिल रहा है एंटर नंबर ऑफ़ कॉलेज यू वांट इन यूनिवर्सिटी। सो हम यहाँ पर 3 अभी इंटर कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हम यहाँ पर वैल्यूज़ ले रहे हैं 3। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ कोड इंटर करते हैं। देन कॉलेज नेम ABC कॉलेज, देन स्टेट and then college code for next college। और इस तरह से हम यहाँ पर कॉलेजेस के डिटेल्स ऐड कर लेंगे। सो नाउ यहाँ पर अब थर्ड हमारे फाइनल कॉलेज की डिटेल्स हम इंटर कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ हम स्टेट ले लेते हैं। सो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी थी वो थी DU और उसके अंदर जो भी हमने डिटेल्स यहाँ पर ऐड किए हैं वो यहाँ पर कॉलेज की डिटेल्स प्रिंट हो गए। सो इस तरह से यूनिवर्सिटी के लिए ये डिटेल्स रिट्रीव हुए हैं राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने 3 क्लासेस इस असाइनमेंट के लिए यूज़ किए हैं, जिसमें एक यूनिवर्सिटी नाम से क्लास थी। फिर इस यूनिवर्सिटी में हमने कॉलेज की लिस्ट
को लिंक करने के लिए हमने कॉलेज नाम से एक क्लास बनाई थी, और उसके बाद में हमने अपनी मेन यूनिवर्सिटी क्लास बनाई थी, जिसमें हमने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के डिटेल्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए, आपस में लिंक करने के लिए कोड किया था, राइट। तो आई होप आपको ये असाइनमेंट आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी एक यूनिवर्सिटी में कॉलेज की डिटेल्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे दोनों डिटेल्स को आपस में लिंक किया जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये असाइनमेंट अब सही तरह से समझ में आ गया होगा, ओके। तो आइए अब हम इस कोड को पहले सेव कर लेते हैं, सो आपको फिर बाद में ये कोड प्रॉपरली आपको समझने में आसानी रहे। सो इसे हमने college.java नाम से सेव किया है, और अब college.java के लिए जो भी कोड था वो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और इसी तरह से यूनिवर्सिटी main.java जो हमने कोड बनाया था उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो आइए अब अपने इस यहाँ पर पहले लिख लेते हैं यूनिवर्सिटी main.java, राइट। आइए अपनी इस फाइल को सेव कर लेते हैं जिससे हमारे नोट्स प्रॉपरली मेंटेन रहें। तो इसे हम नेम देते हैं university_project, राइट। तो इस तरह से हमने अपने इन नोट्स को अब क्रिएट कर लिया है और हमने इसे सेव कर लिया है। तो अभी भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, तो आप लास्ट लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। और मैंने जो भी असाइनमेंट था, जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया था, वो असाइनमेंट भी आपको आज मैंने कवर करके दिखा दिया है कि कैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज असाइनमेंट कैसे प्रॉपरली काम करता है, राइट। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आज के इस लेक्चर में अब हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे, ओके। तो आज हम अब एक नया टॉपिक जो कि JDBC है, इसके बारे में अब हम शुरुआत करते हैं। तो जब भी हम JDBC के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली एक ऐसी API होती है जिसके द्वारा आप डेटाबेस में डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आज हम JDBC को स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं, और इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स लेंगे, और उसकी मदद से आपको पहले हम JDBC के थ्योरेटिकल पार्ट को समझाएंगे, एंड देन हम प्रैक्टिकली अप्रोच पर JDBC को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए अब हम JDBC को बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं, ओके। तो जब हम JDBC के बारे में बात करते हैं, ये एक तरह से ये एक API स्पेसिफिकेशन है, और इस API का हम यूज़ बेसिकली डेटाबेस में डेटा को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप किसी एक डेटा फ्रेमवर्क पर काम कर रहे होते हैं, तो डेटा जो है वो एक तरह से परमानेंट डेटा नहीं होता है, क्योंकि कभी हम कुछ एग्जीक्यूट करते हैं तो, और कभी हम कुछ और एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डेटा ऐड होता है, रिमूव होता है, राइट। तो हम डेटा को यहाँ पर परमानेंट स्टोर नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसी API है जिसके द्वारा हम डेटाबेस में डेटा को कलेक्ट करते हैं, और परमानेंट स्टोर करने के लिए भी हम JDBC का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हम ये सीखेंगे कि JDBC के माध्यम से हम कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो अगर मान लो कोई यूज़र है जो कि डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर java.sql का यूज़ करते हैं, या फिर इसके अलावा हम java.API का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं ड्राइवर के बारे में। तो जब भी हम सिस्टम में कोई भी
डेटाबेस स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ जावा एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली जो भी मेमोरी यूज़ करते हैं वो बेसिकली एक डेटाबेस में स्टोर होती हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ड्राइवर क्या है। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमें कोई सॉफ्टवेयर को या फिर किसी एक प्रोग्राम को जब हमें रन करना होता है तो उसके लिए जो मेमोरी यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है मेमोरी की, वो ड्राइवर हमें एक तरह से एलोकेट करता है, राइट। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगर हम बात करें वीडियो ड्राइवर की या फिर ऑडियो लिसन ड्राइवर की, तो यहाँ पर ऑडियो ड्राइवर भी हम यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए हम अब बात करें ऑडियो ड्राइवर की, तो ड्राइवर एक तरह से एक यूज़र और कोई भी प्रोग्राम जो कि वो यूज़र रन कर रहा है उसके बीच में एक कम्युनिकेशन बनाता है, जिसके द्वारा उस कम्युनिकेशन के द्वारा वो यूज़र डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर जो भी सर्वर हैं उसे हम एक तरह से डेटाबेस को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आप कोई भी लैंग्वेज लिख रहे हैं, जैसे अगर हम जावा की ही बात करें तो कोर जावा में जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम डेटाबेस के द्वारा समझा नहीं जाता है एंड दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल, राइट। तो ऐसे केस में यूज़र और जावा प्रोग्राम के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसे बनाए रखने के लिए JDBC ड्राइवर का यूज़ किया जाता है। तो ये एक तरह से JDBC ड्राइवर एक ऐसा ब्रिज है जो कि एक डेटाबेस और जो भी जावा प्रोग्राम है उसके बीच में एक ऐसा ब्रिज तैयार करता है जिसमें कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मूव किया जा सके, राइट। अगर हम इसकी आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने जावा के एप्लीकेशंस होंगे जो कि JDBC को यूज़ करते हैं। JDBC प्रोग्राम को जब एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं वो बेसिकली एक तरह से जो भी क्लासेस और जो भी इंटरफेस JDBC में लिखे गए हैं वो एक तरह से java.sql पैकेज में स्टोर रहते हैं। तो जब भी हम कोई भी इंटरफेस यहाँ पर यूज़ करते हैं तो java.sql पैकेज एप्लीकेशन को डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन में यहाँ पर मेमोरी एलोकेट करता है और ये बेसिकली ड्राइवर्स को यूज़ करते हैं। तो JDBC जो है वो एक तरह से ड्राइवर को यूज़ करके एप्लीकेशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स के बीच में और डेटाबेस के बीच में यहाँ पर कम्युनिकेशन बनाता है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ड्राइवर है वो एप्लीकेशन और जो JDBC है वो ड्राइवर और एप्लीकेशन के बीच में इसीलिए रखा गया है, राइट। और यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कि किस टाइप 4 ड्राइवर क्या होता है। ये बेसिकली यहाँ पर टाइप 3, टाइप 2, टाइप 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइवर्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम टाइप 4 के ड्राइवर की बात करें तो ये काफ़ी ओल्ड ड्राइवर होते हैं, ये कम्प्लीटली जावा में डेवलप किए जाते हैं, राइट। तो जब भी आप टाइप 4 या टाइप 2, टाइप 3 ड्राइवर के बारे में बात करते हैं तो जो कि यहाँ पर अभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, केवल हम टाइप 4 के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आज के समय में हम टाइप 4 ड्राइवर के बारे में ही बात करेंगे और इसी को ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि ODBC प्लेटफॉर्म में हम इन्हीं ड्राइवर्स को के ज़रिए हम यहाँ पर जावा प्रोग्राम और एप्लीकेशंस के बीच में एक तरह से कम्युनिकेशन बनाते हैं, राइट। तो मैंने जैसे कि आपको ड्राइवर के बारे में बात बताई कि ड्राइवर क्यों यूज़ किया जाता है, तो उसी में ही उसी सीरीज़ में हम अब टाइप 4 ड्राइवर के बारे में बात करेंगे। सो इट कैन इंटरेक्ट विद डेटाबेस विदाउट हैविंग द सपोर्ट ऑफ ODBC ड्राइवर एंड वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी, राइट। और ये एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होता है जो कि बहुत ही परफॉर्मेंस में अच्छा होता है और
एप्लेट और इंटरनेट प्रोग्रामिंग इसमें हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, राइट। क्योंकि ये आसानी से डेटाबेस और जावा प्रोग्राम के बीच में आसानी से एक अच्छा कनेक्शन बना लेता है, जिससे कि हम जो भी डेटा मूव कराना चाहते हैं वो आसानी से मूव हो जाता है और स्टोर हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कौन सा ड्राइवर यूज़ कर रहे हो, बिकॉज़ अगर आप टाइप 4 ड्राइवर से ओल्ड वर्ज़न अगर आप यूज़ करते हैं लाइक टाइप 3 या टाइप 2, तो वो परफॉर्मेंस में उतने अच्छे नहीं होते हैं और उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट। इसकी परफॉर्मेंस टाइप 4 ड्राइवर बहुत ही अच्छी होती है परफॉर्मेंस, और एप्लेट और इंटरनेट प्रोग्रामिंग हम आसानी से ऐसे टाइप 4 ड्राइवर की मदद से कर पाते हैं, बिकॉज़ डायनेमिकली आपको जब डेटा कोई मूव या फिर डिलीट करना होता है तो परमानेंटली उसे स्टोर करने के लिए हम टाइप 4 ड्राइवर्स को ही यूज़ करते हैं, राइट। तो आप एक बार यहाँ पर ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये 4 ड्राइवर हैं, जिसमें टाइप 4 जो ड्राइवर है ये बिल्कुल प्योर ड्राइवर है और ये डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट होता है, राइट। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो टाइप 4 ड्राइवर है ये बहुत आसान तरीके से काम करेगा, राइट। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम कुछ क्लासेस ले रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक डेटाबेस से कैसे कनेक्शन बनाया जाता है। तो जब भी आप डेटाबेस से कनेक्शन बनाना चाहते हैं और यहाँ पर आप कुछ डेटा पर कार्य करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए आपको एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे हम डेटाबेस को यहाँ पर डाउनलोड करते हैं। तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि कौन सा एसक्यूएल का वर्ज़न आपने इंस्टॉल कर रखा है। तो आपने जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे भी एसक्यूएल सर्वर्स होते हैं जो कि आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसको बेसिकली कुछ स्पेसिफिकेशन आपको पहले से ही तैयार रखना होता है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर माई एसक्यूएल कनेक्टर ड्राइवर के बारे में बात करूँ, तो हम यहाँ पर इसके बारे में चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिखा है डाउनलोड माई एसक्यूएल कनेक्टर फॉर माई एसक्यूएल। तो यहाँ पर मैं अभी मैं एसक्यूएल 5 वर्ज़न का यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम इस कनेक्टर को यहाँ से दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये कितने मेमोरी इसको चाहिए और इसका वर्ज़न क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम जब इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये माई एसक्यूएल कनेक्टर डाउनलोड हो जाता है और आप इसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। और ये जार फाइल है जिसे हमें यूज़ करना है, और आप यहाँ पर किसी भी जार फाइल को ड्राइवर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस जार फाइल को कॉपी करना है और इसके बाद आप किसी भी लोकेशन पर इसे पेस्ट करना चाहें, लाइक अगर हम इसे डी ड्राइव में जा कर के यहाँ पर पेस्ट कर दें, तो यहाँ पर ये डी ड्राइव में पेस्ट हो चुका है। और इस फाइल के ज़रिए कोई भी यूज़र इसे इंस्टॉल करके माई एसक्यूएल कनेक्टर के ज़रिए डेटाबेस को अब यूज़ कर सकता है, राइट। तो एक बार जब आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो इसे आप सिस्टम में कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम चाहें तो डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले अपने इन लाइब्रेरीज़ को पहले
ऑफ कर लेते हैं और हम यहाँ पर एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं विद नेम JDBC प्रोजेक्ट, राइट। और इसके बाद हम इसमें अब पहले एक नई क्लास बनाते हैं और पहले पैकेज का नेम यहाँ पर हम रखते हैं माई डेमो, एंड देन हम क्लास का नेम यहाँ पर रखते हैं। तो मान लीजिए मैं अभी इस क्लास को नेम देता हूँ स्टूडेंट, और इस तरह से अब ये पैकेज और ये क्लास यहाँ पर अब क्रिएट की जा चुकी है। इसमें मैं अब एक प्राइवेट वेरिएबल यहाँ पर बनाता हूँ विद नेम इंट स्टूडेंट ID एंड प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, देन प्राइवेट इंटीजर मार्क्स। तो हमने ये वेरिएबल्स यहाँ पर अब बना लिए हैं। इसके लिए अब आइए यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ गेटर और सेटर भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो हम सभी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं और अब इनकी फाइल्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब मैं अपने SQL में एक यहाँ पर टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले हम यहाँ पर अब पासवर्ड अपना हम लिखते हैं, और एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस ट्रेनिंग, और इंटर करने पे अभी हमें एरर मिल रही है बिकॉज़ ये एक्चुअली यहाँ पर पहले से ये डेटाबेस बना हुआ है, तो इसलिए मैं इसे चेंज करता हूँ। सो डेटाबेस अब चेंज किया जा चुका है, और अब हम यहाँ पर लिखेंगे हम क्रिएट टेबल, राइट। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे स्टूडेंट ID इंट, राइट। और इंटर करने पर यहाँ पर अब हम टाइप करेंगे स्टूडेंट नेम वेर कैर, और इसके लिए हम एक साइज़ ले लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर अब टाइप करेंगे मार्क इंटीजर। तो यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट की है विद नेम स्टूडेंट नेम ID एंड मार्क्स। तो ये तीन चीज़ें उस टेबल में मेंशन होंगी, राइट। तो अब हम यहाँ पर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं इन दिस डेटाबेस। तो चलिए अब हम कुछ डेटा यहाँ पर इंटर करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, तो चलिए अपने प्रोग्राम पर हम चलते हैं, और यहाँ पर पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं विद नेम स्टूडेंट डेटा। तो इस पैकेज के अंदर हमने यहाँ पर इस नेम से एक क्लास बनाई है जो है स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पर हम स्टूडेंट डेटा को यहाँ पर अब इंटर करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले java.sql पैकेज को यूज़ कर लेते हैं ताकि हम डेटाबेस से कनेक्शन यहाँ पर बना सकें, बिकॉज़ जो भी हम फाइलें यहाँ पर इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे वो बेसिकली java.sql पैकेज के अंदर ही लिखी गई हैं, राइट। और अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट कनेक्शन कौन, एंड देन प्राइवेट अब हम यहाँ पर एक क्वेरी लिखने जा रहे हैं जिससे कि हम अपने डेटाबेस से एक तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। फॉर राइटिंग क्वेरीज यूजिंग JDBC we basically we can use statement, prepared statement, right. So these are the prepared statement interface of Java which we can use, राइट। तो java.sql पैकेज में कई तरीके की स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस लिखी होती हैं जो कि हम क्वेरीज JDBC में क्वेरीज को यूज़ करने के लिए लिखते हैं, राइट। और कैसे हम स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस को यूज़ करते हैं और ये किस लिए यूज़ किया जाता है इसके बारे में आइए जान लेते हैं। स्टेटमेंट इंटरफेस जो है वो स्टेटमेंट इंटरफेस विल बी यूज्ड व्हेन you want to write any query without any parameter, okay। तो जब भी आप स्टेटमेंट इंटरफेस यूज़ करते हैं तो हम
ऐसी क्वेरी यहाँ पर यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना होता है, तो हम स्टेटमेंट इंटरफेस को यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि टेबल नेम या फिर वैल्यूज़, राइट। और आप चाहें तो कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पर पास कर सकते हैं। सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ 1, STF, 43, राइट। अगर मान लो मैं ये कांस्टेंट वैल्यू पास करूं, तो हम स्टेटमेंट इंटरफेस को इन वैल्यूज़ को इंसर्ट कराने के लिए यूज़ करते हैं। अब आइए देखते हैं कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस किस लिए यूज़ की जाती है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रिपेयर्ड, बेसिकली प्री कंपाइल्ड स्टेटमेंट which can be used to write any parameterized query, right। तो कोई भी आपको अगर पैरामीट्रिक क्वेरी पास करनी होती है तो आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली प्री कंपाइल्ड स्टेटमेंट होती हैं जो कि पहले से ही java.sql पैकेज में लिखी होती हैं, राइट। तो जब भी आपको पैरामीटर पास करना होता है तो आपको प्रोग्राम में पैरामीटर पास करने के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस को ही यूज़ करना चाहिए, राइट। तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम पर चलते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं प्राइवेट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पर अब एक क्वेरी लिख रहे हैं और यहाँ पर अब हम लिखते हैं स्टैट, राइट। तो यहाँ पर जैसे जैसे एक कनेक्शन JDBC के द्वारा डेटाबेस से बन जाता है, वैसे वैसे हम यहाँ पर जो भी स्टूडेंट का डेटा है वो एक तरह से हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। सो वी राइट हियर पब्लिक स्टूडेंट डेटा, एंड देन हम यहाँ पर एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए ट्राई और कैच का यूज़ करेंगे। तो जब भी आप एक डेटाबेस से कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले, जब आप ड्राइवर को स्टोर कर चुके हैं और यहाँ पर आपको बिल्ड पाथ पर जाना होगा, और जब भी आप डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप यहाँ पर आपको एक ड्राइवर जो आप यूज़ करना चाहते हैं उसे आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा। तो इसके लिए हम बिल्ड पाथ पर जाते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कॉन्फ़िगर पाथ पर, और इसके बाद में हम लाइब्रेरीज़ में जाते हैं और इसके बाद हम ऐड एक्सटर्नल बार पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम जहाँ पर हमने अब ड्राइवर को सेव किया था वहाँ से हम यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हमने अब अपने जार फाइल को एक तरह से इंपोर्ट कर लिया है। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको बिल्ड पाथ पर जाना है, राइट। और इसके बाद में हम कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पर जाते हैं और यहाँ पर हम लाइब्रेरीज़ पर जाते हैं और इसके बाद में हम अपने ऐड एक्सटर्नल जार पर जाते हैं और यहाँ पर हम लोकेशन सेट करते हैं जहाँ पर हमने उस जार फाइल को स्टोर किया है और इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे हम अपने इस जार फाइल को अपने प्रोग्राम में कैसे इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर अब लिखा है क्लास डॉट फॉर नेम, बिकॉज हम यहाँ पर जो भी एक्सेप्शंस अगर मान लीजिए आती हैं तो उसे हैंडल करने के लिए हम ट्राई और कैच ब्लॉक को यहाँ पर एक तरह से डिफ़ाइन करेंगे, राइट। तो अगर मान लीजिए हमने अपनी फ़ाइल को जिस नेम से सेव किया है और वो हमें अपने डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ऐसे केस में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस आ सकती हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं com.mysql.jdbc ड्राइवर, राइट।
और यहाँ पर जैसा कि हमारी ड्राइवर क्लास मौजूद है, तो जो भी JDBC है वो MySQL में मौजूद है, और MySQL जो है वो com में मौजूद है, राइट। तो इस तरह से जो जार फाइल हमने अभी इंपोर्ट की है उसके हेल्प से हम यहाँ पर अब एक डेटाबेस से ईज़िली कनेक्शन बना सकते हैं। तो जब भी हम ड्राइवर में जाते हैं और अपने डेटाबेस से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आसानी से हम डेटाबेस से यहाँ पर अब कनेक्शन बना पाएंगे, और जो भी डेटा यहाँ डेटाबेस में हम स्टोर करना चाहेंगे वो आसानी से स्टोर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं कैच क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन x, और इसके बाद अब हम यहाँ पर एक मैसेज देते हैं system.out.println एंड बिटवीन पैरेंथेसिस एंड डबल कोट्स ड्राइवर नॉट लोडेड, राइट। तो इस तरह से हमने इस स्पेसिफिकेशन इस एरर के लिए हमने यहाँ पर ये मैसेज दिया है। और अब हम लिखते हैं कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन एंड देन JDBC। तो बेसिकली आप जब भी कोई क्वेरी यहाँ पर रन करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि क्वेरी बिल्कुल सही होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको एक्सेप्शंस मिल सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा है JDBC :MySQL :/localhost:3306/training, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस बात को यूज़ किया, और हम यहाँ पर अब MySQL यूज़र नेम हम यहाँ पर लेते हैं रूट, और अब हम लिखते हैं MySQL, राइट। और इस तरह से अब हमने यहाँ पर जैसे ही ये सभी चीज़ें लिख ली हैं, तो अब हम यहाँ पर एक SQL एक्सेप्शन के लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं कैच SQL एक्सेप्शन, बिकॉज़ अगर कनेक्शन यहाँ पर SQL के ज़रिए सही से नहीं बन पाता है, तो हमें जो यहाँ पर एरर मिलेंगी, जो भी एक्सेप्शंस मिलेगी, उन्हें हम इस कैच ब्लॉक से हैंडल करेंगे। सो हमने यहाँ एक मैसेज दिया है system.out.println exception is x.getMessage, राइट। और अब हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं system.out.println विद इन पैरेंथेसिस एंड डबल कोट्स कनेक्शन established, राइट। तो जब भी हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट के ज़रिए हम यहाँ पर एक मैसेज हमें मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉपरली ड्राइवर का नेम ना लिखूँ, तो जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास नेम के साथ हमने क्या ड्राइवर का नेम यूज़ किया है, राइट। तो ये जो MySQL पैकेट है वो कॉम मार्केट में है, राइट। तो यहाँ पर हमें जो भी हम लिख रहे हैं वो स्मॉल लेटर्स में है, और ड्राइवर हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखा है। तो आइए अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले हम एक मेन मेथड अपना डिक्लेयर कर लेते हैं। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन स्ट्रिंग आर्ग, और इसमें हम लिखते हैं स्टूडेंट डेटा एंड देन s इज़ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डेटा, एंड अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम रन हो गया है और कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अब हम यहाँ पर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, और जो भी हम डेटा यहाँ पर यूज़ करेंगे उसे अपडेट भी कर सकते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाई हैं, इसे में कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक मेथड लिखते हैं कि इस डेटा को कैसे इंसर्ट किया जाता है। सो पब्लिक वॉइड इंसर्ट डेटा, और यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं प्राइवेट स्कैनर। बेसिकली हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। सो एक पैकेज java.util हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर अब हम टाइप करते हैं sc इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर यूज़र से जो हमें इनपुट लेना है वो हम यहाँ पर ले चुके हैं।
तो चलिए अब हम किसी भी क्वेरी को यहाँ पर हम जो भी क्वेरी यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रिपेयर क्वेरी को यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर टाइप करते हैं stat इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और विद इन पैरेंथेसिस हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, राइट। और इसके पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं क्वेश्चन कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। तो जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर हम यूज़र के द्वारा इनपुट करेंगे उसे हम प्रिपेयर स्टेटमेंट के द्वारा डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो हमारी ये क्वेरी यहाँ पर अब लिखी जा चुकी है। तो यहाँ पर हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट जो भी लिखेंगे उसके लिए हम 3 पैरामीटर यहाँ पर इनपुट करेंगे जो कि स्टूडेंट के द्वारा हम इनपुट लेंगे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, एंड देन बेसिकली हम यहाँ पर टाइप करते हैं पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड विद इन पैरेंथेसिस इंटर स्टूडेंट आईडी, राइट, देन सेमी कॉलन। और अब हम ऊपर चलते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर अब टाइप किया है प्राइवेट स्टूडेंट एस, और अब हम यहाँ पर आते हैं और इसे यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक हमने इंसर्ट डेटा, और यहाँ पर अब हम टाइप करते हैं पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट डेटा, राइट। तो अब हम इसके अंदर यहाँ पर अब लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन विद इन पैरेंथेसिस एंड डबल कोट्स इंटर स्टूडेंट आईडी, राइट। और यहाँ पर अब हम टाइप करेंगे एस डॉट सेट स्टूडेंट आईडी एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और अब हम टाइप करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड देन विद इन पैरेंथेसिस इंटर स्टूडेंट नेम और प्रिंट एल एन, ओके। अब हम नेक्स्ट लाइन में जो भी स्टूडेंट का नेम है इसे इनपुट करने के लिए टाइप करते हैं सेट स्टूडेंट नेम एस सी डॉट नेक्स्ट। इसके बाद अब हम टाइप करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर मार्क्स, राइट। और इसके लिए हम टाइप करते हैं एस डॉट सेट मार्क एंड देन एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, बिकॉज यहाँ पर जो मार्क्स हैं उसकी इंटीजर वैल्यूज़ हम यहाँ पर ले रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सेप्ट मेथड यहाँ पर हमने कैसे लिखा है। और अब जैसा कि हमने यहाँ पर जो भी स्टूडेंट की वैल्यूज़ हम इस पैरामीटर के ज़रिए लेंगे उसे हम यहाँ पर यूज़ करने के लिए सबसे पहले पैरामीटर को सेट करने के लिए लिखेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट पैरामीटर स्टूडेंट टेबल में हम जो भी पैरामीटर यहाँ पर यूज़ करेंगे वो बेसिकली इंट टाइप का है, इसलिए हम यहाँ पर पहले हम टाइप करेंगे स्टैट डॉट सेट इंट एंड देन पैरामीटर नंबर यहाँ पर हम सेट करते हैं 1 कॉमा एस डॉट गेट स्टूडेंट आईडी, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर है उसमें जो भी स्टूडेंट आईडी अपनी इंटर करेगा उसे हम यहाँ पर पहली टेबल के फर्स्ट जगह पर हम इसे स्टोर करेंगे। इसके बाद हम टाइप करते हैं स्टैट सेट स्ट्रिंग और सेकेंड प्लेस पर हम ले रहे हैं एस डॉट गेट स्टूडेंट नेम, और इसके बाद हम टाइप करते हैं स्टैट डॉट सेट मैक्स फील्ड साइज 3। हमें बेसिकली यहाँ लिखना होगा मार्क्स बिकॉज हम थर्ड प्लेस पे मार्क्स ले रहे हैं। सो थर्ड कॉमा, तो थर्ड प्लेस ये हो गया, और एस डॉट गेट मार्क्स। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट के मार्क्स भी यहाँ पर अब इंसर्ट करने के लिए ये पैरामीटर गेट करने के लिए हमने इसे डिफ़ाइन कर लिया है। सो बेसिकली हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं मार्क्स की, इसलिए हमने यहाँ पर इंट लिखा है। अब यहाँ पर जो भी एक्सेप्शंस आ रही हैं उन्हें हैंडल करने के लिए बेसिकली हमें यहाँ पर टाइप करना होगा थ्रो एसक्यूएल एक्सेप्शन, और यहाँ पर अब हम टाइप कर लेते हैं इंटीजर एक्स इज इक्वल टू स्टैट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ये एक एग्जीक्यूट अपडेट मेथड है जो कि जो भी हम वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट करते हैं पैरामीटर में उसे एग्जीक्यूट करता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट द्वारा जो भी डेटा यहाँ पर इंटर किया जाता है केवल उसे ही एग्जीक्यूट करता है। तो
अगर डेटा मान लीजिए इंटीजर वैल्यू में यहाँ पर इंसर्ट किया गया है तो उसकी इंटीजर वैल्यू यहाँ पर इंटर हो जाएगी, राइट। तो जो भी एग्जीक्यूशन यहाँ पर अपडेट होगा उसके थ्रू यहाँ पर हम स्टूडेंट्स द्वारा जो भी हम वैल्यूज़ प्राप्त करेंगे वो यहाँ पर एक के बाद एक अपडेट होती रहेंगी, राइट। तो अब हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 देन यहाँ पर हम टाइप करते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके। और इसके बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं विद इन एल्स ब्लॉक, यहाँ पर हम टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन विद इन पैरेंथेसिस एंड डबल कोट्स नो डेटा इंसर्टेड, ओके। तो यहाँ पर हमने इफ़ और एल्स कंडीशंस को भी ले लिया है और यहाँ पर हम एक्सेप्ट मेथड को कॉल करेंगे और इंसर्ट डेटा को। तो हम मेन मेथड में हमने एस डॉट एक्सेप्ट लिखा है और एस डॉट इंसर्ट डेटा। और जैसा कि अगर हमें यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करते वक्त एक्सेप्शंस मिल सकती हैं तो उन्हें हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर इसे ट्राई ब्लॉक में लिख रहे हैं और कैश ब्लॉक में अब हम लिखते हैं एसक्यूएल एक्सेप्शन, राइट, और एक्स। तो यहाँ पर अब हम विद इन कर्ली ब्रेसेस टाइप करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्सेप्शन इज़ प्लस ई डॉट गेट मैसेज, ओके। और अब आइए इसे रन करके देखते हैं। सो क्लिक ऑन जावा एप्लीकेशन और हमारा जो यहाँ पर कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका था। और स्टूडेंट का जब हमने यहाँ पर आईडी इंटर की हमें एक्सेप्शन मिल रही है। बेसिकली आई थिंक हमने यहाँ पर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज नहीं किया था, इसलिए हम टाइप करते हैं एस इज़ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और अब आइए इसे रन करते हैं। तो अब आइए कुछ आईडीज़ यहाँ पर स्टूडेंट की इंटर करते हैं। लेट्स रन इट अगेन, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर आईडी, स्टूडेंट नेम और कुछ मार्क्स यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। सो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, राइट। तो चलिए आइए अपने डेटाबेस में इस डेटा को चेक करते हैं। सो टाइप हेयर सेलेक्ट देन फ्रॉम स्टूडेंट और आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और मार्क्स में जो भी हमने वैल्यूज़ इंटर की थी वो हमने डेटाबेस में यहाँ पर इंटर कर ली है, स्टोर कर ली है, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एक डेटाबेस में स्टूडेंट या फिर किसी का भी डेटाबेस कैसे हम हैंडल करते हैं, कैसे डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसे आइए हम पहले नोट्स में प्रिपेयर कर लें। सो यहाँ पर हम इसे नेम दे रहे हैं java_jdbc। आई होप यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने आपको इस प्रोग्राम में समझाई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, ओके। तो यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस से कोई भी डेटा कैसे रिट्रीव किया जाता है, राइट। तो जैसा कि आपके सामने हमने अभी आपको दिखाया कि कैसे डेटा को इंटर करते हैं और यहाँ पर अब हम कुछ और रिकॉर्ड्स पहले इंटर करते हैं। तो पहले आइए हम अपने प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं और यहाँ पर कुछ और डेटा भी हम इंटर करते हैं। तो अब हम मल्टीपल डेटा यहाँ पर इंटर करने वाले हैं, राइट। तो आइए अब हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेकंड स्टूडेंट की आईडी और बाकी डिटेल्स आ चुके हैं। आइए अब हम कुछ और डेटा यहाँ पर अब इंसर्ट करते हैं। सो वी इंसर्टेड हेयर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स। और यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स के डेटा यहाँ पर हमने अपने डेटाबेस में इंटर किए हैं। तो अब आइए देखते हैं कि कैसे डेटाबेस से किसी भी डेटा को कैसे रिट्रीव किया जाता है। तो इसके लिए जावा प्रोग्राम में हम यहाँ पर इंसर्ट मेथड, डिलीट मेथड और भी कुछ अलग स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। जैसा कि हमने अपना मेन मेथड यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, इसके ऊपर हम यहाँ पर टाइप करते हैं पब्लिक वॉइड
सेलेक्ट डेटा, बिकॉज हम यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करते हैं पब्लिक वॉइड सेलेक्ट डेटा, और अब हम इस मेथड को यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम जो भी सेलेक्ट डेटा यहाँ पर मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली जो भी रोज़ हैं हमारी टेबल में वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी, राइट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर अब टाइप करना होगा, बिकॉज़ हम अब सेलेक्ट डेटा को यहाँ पर डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। सो पहले यहाँ पर हम सेम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो स्टैट डॉट बेसिकली हमें टाइप करना होगा पहले स्टैट इज़ इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। हम फिर से प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, एंड हम यहाँ पर टाइप करते हैं सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। और अब हम यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट के बारे में बता दें कि प्रिपेयर स्टेटमेंट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट के ज़रिए हम पैरामीटर्स को यहाँ पर पास करके वैल्यूज़ को डेटाबेस में इंटर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन, ताकि अगर कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पर एसक्यूएल के ज़रिए आए तो वो हम प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि हम यहाँ पर स्टूडेंट क्लास के लिए हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, तो यहाँ पर जितने भी डेटा स्टूडेंट के द्वारा हम इंटर करते हैं उसे हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम रिट्रीव कर सकते हैं, राइट। तो जैसा कि हम यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसके ज़रिए हम इंसर्ट, डिलीट और अपडेट इन ऑपरेशंस को कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो भी ऑपरेशन करेंगे उससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट की रो होगी वो यहाँ पर ऑपरेट होगी, और उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा स्टूडेंट का, लाइक स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एनीथिंग, तो वो यहाँ पर हम एक तरह से रिज़ल्ट के रूप में हम प्राप्त करेंगे। सो यहाँ पर अब हम टाइप करते हैं रिज़ल्ट सेट, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू कॉन डॉट स्टैट डॉट, बिकॉज़ हम यहाँ पर इंसर्ट और अपडेट को यहाँ पर एक तरह से हम कुछ भी इंसर्शन मेथड्स को यूज़ करते हैं और अपने डेटा को एक तरह से यहाँ पर अपडेट करते हैं। सो हम यहाँ पर टाइप करते हैं रिज़ल्ट सेट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू स्टैट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। तो जब भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो एक तरह से ये एक सिंपल क्वेरी है जो कि यहाँ पर हम अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम जो भी डेटा का, जो भी स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर हमने एंटर किया है उसे बेसिकली हम यहाँ पर रिज़ल्ट्स रेफरेंस के ज़रिए यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। सो यहाँ पर अगर आप जाएं और एक बार हम कुछ रिज़ल्ट डेटा रिज़ल्ट सेट के बारे में एक बार देख लें। सो रिज़ल्ट सेट इज़ एन बेसिकली इंटरफेस विच इज़ देयर इन java.sql पैकेज, राइट। ये java.sql पैकेज में रिज़ल्ट सेट नाम से एक इंटरफेस होता है। इट एक्ट्स लाइक बफर which is holding all data that you retrieved from database, ओके। तो ये एक बफर की तरह काम करता है जो कि डेटाबेस में जितने भी डेटा हैं उसे होल्ड करता है, जिसे हम डेटाबेस से रिट्रीव करना चाहते हैं, ओके। सो इनिशियली इन द रिजल्ट सेट cursor is before first row। तो इनिशियली जो है वो रिज़ल्ट सेट जो होता है वो रिज़ल्ट सेट कर्सर जो है वो फर्स्ट रो से पहले होता है। तो इसके द्वारा हम किसी भी रो पर जा सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक से ज़्यादा रोज़ के डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं,
तो हमें यहाँ पर रिज़ल्ट सेट मेथड को यूज़ करना होगा, बिकॉज़ अगर हम किसी भी फर्स्ट रो या फिर किसी और रो पर हम किसी भी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें रिज़ल्ट सेट को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पर रिज़ल्ट सेट को क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं वाइल रिज़ल्ट डॉट नेक्स्ट। देन ये क्या करेगा, ये रिज़ल्ट डॉट नेक्स्ट को यहाँ पर रिटर्न करेगा, और यहाँ पर जो भी रोज़ हैं, लाइक अगर मान लीजिए स्टूडेंट आईडी की बात करें तो 101, 102, 103, ये तीनों स्टूडेंट आईडी होंगी यहाँ पर। और जो रिज़ल्ट सेट होगा वो बेसिकली इस फर्स्ट रो के पहले यहाँ पर मौजूद होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने कुछ और रिकॉर्ड्स जैसा कि इंटर कर लिए हैं। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई ऐसा रिकॉर्ड मैं कॉल करूँ जो कि इसमें मौजूद नहीं है, तो हमें यहाँ पर एक्सेप्शंस मिल सकती हैं, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पर, और यहाँ पर अब हम टाइप करते हैं system.out.println within parentheses we are writing here student id is result dot get integer value of 1। सो यहाँ पर 1 जो है वो फर्स्ट कौन से यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद हम टाइप करते हैं system.out.println स्टूडेंट नेम इज़ रिजल्ट गेट स्ट्रिंग 2, और इसके बाद अब हम टाइप करते हैं system.out.println marks, and marks are plus result dot get int and then third। तो इस तरह से हमने यहाँ पर तीनों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए गेट मेथड का यूज़ कर लिया है। अब आइए चलते हैं अपने ट्राई ब्लॉक में, और यहाँ पर अब हम टाइप करते हैं s.select data because this method also included here। अब आइए अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम किस डेटा को यहाँ पर इंटर करते हैं, लाइक अगर हम यहाँ पर 104 और हम अपने डेटा को यहाँ पर ऐड करें, तो आप देख सकते हैं कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और जो हमने यहाँ पर चारों स्टूडेंट के लिए डेटा यहाँ पर इंसर्ट किए हैं वो हमारे स्क्रीन पर आ गए हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पर काम कर रहा है, और जो भी हमने यहाँ पर डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा हम इंटर करते हैं वो डेटा जा कर के यहाँ पर डेटाबेस में सेव हो जाता है। अब मान लीजिए मैं अब डेटा जो भी हम यहाँ पर इंटर कर रहे हैं इसे रिट्रीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर रिट्रीव डेटा मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं पब्लिक वॉइड रिट्रीव डेटा, और यहाँ पर यूज़र जो है वो स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा रिट्रीव करना चाहता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पास करेंगे पैरामीटर इंट आईडी, राइट। एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे थ्रोज़, बिकॉज़ यहाँ पर जो भी एक्सेप्शंस आ सकती हैं उसे भी हम यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं। सो थ्रोज़ एसक्यूएल एक्सेप्शन, और इसे इन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम इसे थ्रो कर रहे हैं, राइट। और अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं इन दिस रिट्रीव डेटा मेथड stat इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, एंड विद इन पैरेंथेसिस वी आर टाइपिंग हेयर विद इन डबल कोट्स select from student where, तो जो कॉलम नेम यहाँ पर है वो है स्टूडेंट आईडी, तो हम यहाँ पर कॉलम नेम अपने प्रोग्राम में टाइप करेंगे, दैट इज़ बेसिकली वी आर मूविंग हियर, ओके। यहाँ पर अब हम टाइप करेंगे स्टूडेंट आईडी, क्योंकि इसी नेम से हमने यहाँ पर इस कॉलम को बनाया था, एंड दैट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड देन सेमी कॉलन। और अब हम टाइप करते हैं स्टैट डॉट सेट इंट 1, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट इंडेक्स पर है बेसिकली, और आईडी हम यहाँ पर अब टाइप करते हैं। और अब हम टाइप करते हैं रिज़ल्ट सेट आर एस इज इक्वल टू स्टैट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी इफ़ आर एस डॉट नेक्स्ट
अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर हम जो भी डेटा रिट्रीव करते हैं और जो भी आईडी यहाँ पर मैच होती है उसके अकॉर्डिंग हम रिज़ल्ट सेट में वो वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर रिट्रीव करना चाहते हैं तो उसके आईडी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्टूडेंट के आईडी के अकॉर्डिंग हम डेटा को रिट्रीव कर लेंगे। सो यहाँ पर अब हम मैसेज में लिखते हैं system.out.println डेटा रिट्रीव्ड एंड system.out.println स्टूडेंट नेम प्लस rs.get string 3, राइट। तो अब आइए अपने इस प्रोग्राम को, जैसा कि हमने बेसिकली हम यहाँ पर स्ट्रिंग 2 ले रहे हैं बिकॉज सेकेंड ऑप्शन में हमने नेम लिया था, और अब हम टाइप करते हैं system.out.println marks rs.get int विद इन पैरेंथेसिस 3 बिकॉज थर्ड इंडेक्स पर हमने यहाँ पर मार्क्स लिया था। तो अब आइए मेन मेथड में चलते हैं और इसे कॉल करते हैं। तो यहाँ पर रिट्रीव डेटा को यहाँ पर कॉल करने के पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, दैट इज़ बेसिकली आप चाहें तो डायनेमिक वैल्यू को भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर टाइप करें s.retrieve data 102 और अब आइए इसे रन करें, तो पहले यहाँ पर हम अपने इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी हम पास कर रहे हैं 105, स्टूडेंट नेम हम यहाँ पर कुछ ले लेते हैं और मार्क्स में भी कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि जो डेटा यहाँ पर रिट्रीव हुआ है वो है स्टूडेंट नेम ABC एंड मार्क्स आर 89, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया है कि डेटा रिट्रीव कैसे काम कर रहा है, राइट। तो जैसा कि यहाँ पर rs.set जो है वो एक तरह से बेसिकली नेक्स्ट वैल्यूज़ को यहाँ पर गेट करने के लिए हमने इसे यूज़ किया है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हम जो भी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो stat जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पर एक्सेस करने के लिए ही यहाँ पर सिंगल वैल्यूज़ को रिटर्न करता है इन प्लेस ऑफ y, राइट। तो अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने क्या चेंजेस किए हैं, राइट। तो अगर आप rs.next की तरफ देखें तो हमने यहाँ पर मल्टीपल रोज़ को एक्सेस करने के लिए ये रिज़ल्ट सेट को यूज़ किया है। इसके द्वारा हम तीनों रोज़ की तीनों कॉलम्स की बेसिकली हम डेटा को यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं, और ये हमारा सेलेक्ट डेटा मेथड था जिसके द्वारा हम डेटा को सेलेक्ट कर रहे थे। और इसके बाद ये हमारा मेन मेथड है जिसमें हमने सभी मेथड्स को यहाँ पर इस तरह से कॉल किया है, s.accept, s.insert data and all others methods we called here। तो अब हम यहाँ पर ये सीख चुके हैं कि कैसे डेटा को इंसर्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँ कि कैसे किसी भी एक डेटाबेस से डेटा को कैसे डिलीट किया जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और मेथड क्रिएट करता हूँ, दैट इज़ डिलीट डेटा। सो पब्लिक वॉइड डिलीट डेटा एंड देन थ्रोज SQL exception एंड देन वी आर टाइपिंग हेयर विद इन कर्ली ब्रेसेस। सबसे पहले हम यहाँ पर जो डेटा डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करने के लिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं stat is equal to con.prepare statement delete from student where student id एंड देन यहाँ पर दैट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। और इसके बाद अब हम सेमी कॉलन लगाते हैं और यहाँ पर यूज़र से जो आईडी हम प्राप्त करना चाहते हैं इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले मैसेज देते हैं system.out.println enter student id which you want to delete, राइट।
तो इस तरह से ये मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा और इसके बाद हम यहाँ पर स्कैनर की मदद से यूज़र से हम इनपुट लेंगे। सो इंट id इज़ इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पर अब हम टाइप करते हैं stat डॉट सेट इंट 1 कॉमा id, बिकॉज फर्स्ट प्लेस पर id है। और इसके बाद अब हम टाइप करते हैं इंट रिजल्ट इज इक्वल टू स्टैट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, राइट। तो इसके बाद जो भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पर जब भी कोई एक रो डिलीट होती है तो उसकी जगह पर ये डेटा अब अपडेट हो जाएगा। सो इफ़ स्टैट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, सॉरी, यहाँ पर हम टाइप करते हैं रेस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड इस केस में यहाँ पर हम एक मैसेज देते हैं दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड बिटवीन पैरेंथेसिस डेटा डिलीटेड। अदरवाइज इन एल्स पार्ट हम यहाँ पर मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉट डिलीटेड। और अब आइए मेन मेथड में चलें, और मेन मेथड में हम यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर इंसर्ट मेथड को यूज़ किया है तो इसे हम कमेंट कर लेते हैं और हम यहाँ पर टाइप करते हैं एज डॉट डिलीट डेटा। आइए अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सो अब हम यहाँ पर कुछ ओके, पहले आइए हम यहाँ पर जैसे हमने एक्सेप्ट मेथड को यूज़ किया था तो इसे हम कमेंट कर लें। आइए अब इसे रन करते हैं। सो यहाँ पर ये सभी डेटा हमने लास्ट टाइम हमने इंटर किए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 105 के लिए डेटा जो है वो डिलीट करना चाहते हैं। तो अब आइए अपने डेटाबेस में चल के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 105 आईडी पर जो डेटा हमने यहाँ पर सेव किया था वो अब डेटाबेस से डिलीट किया जा चुका है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर जैसे डिलीट मेथड को यूज़ किया है, ऐसे ही अपडेट मेथड भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि JDBC कैसे काम करता है और JDBC से कैसे हम डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हैं, कैसे वेरियस टाइप ऑफ डेटा को कैसे हम स्टोर करते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए अपने नोट्स को अब यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। सो वी सेव्ड दिस फाइल, राइट। तो यहाँ पर अब मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने बस रिजर्वेशन एंड टिकटिंग सिस्टम का ये प्रोजेक्ट है। तो ये फ़ाइल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आइए अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं cd जावा, और अब हम टाइप करते हैं cd प्रोजेक्ट। और जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर इसे कंपाइल, इस प्रोजेक्ट को हम कंपाइल कर चुके हैं। तो आइए हम यहाँ पर टाइप करते हैं जावा एंड देन यहाँ पर अब हम टाइप करते हैं बस रिजर्वेशन एंड टिकट सिस्टम, और इंटर करने पर यहाँ पर हमें मैसेज मिल रहा है इंटर यूज़र नेम दैट इज़ 1, और पासवर्ड हमने 1 एंटर किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बस रिज़र्वेशन एंड टिकटिंग सिस्टम है उसके लिए हमने यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाया था, राइट। और इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले कर रहा है, डेस्टिनेशन, पैसेंजर, स्पेलिंग, व्यू, एग्जिट्स, राइट। तो अगर हम 1 एंटर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फर्स्ट इंडेक्स पर हमने यहाँ पर ये डिटेल्स थे। सो ये अवेलेबल सीट्स हैं और यहाँ पर मैसेज मिल रहा है डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन। और अगर हम वाई पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर एक न्यू टिकटिंग सिस्टम के लिए वैल्यू मिल जाती हैं। और अब हम किसी एक पर्टिकुलर पैसेंजर के लिए सर्च करें, लाइक अगर हम 4th के लिए यहाँ पर सर्च करें, और पहले आइए से हम ओपन कर लेते हैं तो आप फाइल देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जैसा कि फ़र्स्ट चॉइस पर इस पैसेंजर को यूज़ किया है। इसी तरह से अगर हम 4th पैसेंजर की तरफ चलें तो यहाँ पर बेसिकली ओके, राइट। तो यहाँ पर हमने इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डेटा सेव किया था, ओके। सो लेट्स मूव टू हियर।
तो ये वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स हैं जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, लाइक इनपुट ऑफ डेस्टिनेशन एंड अदर थिंग्स, राइट। तो यहाँ पर अब हम टाइप कर रहे हैं फोर, तो जैसा कि हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये एरेज में इन वैल्यूज़ को सर्च करता है, और जब ये वैल्यूज़ नहीं मिलती तो हमें यहाँ पर मैसेज मिल रहा है नॉट फाउंड, राइट। तो चलिए हम पहले जैसा कि हमने इस प्रोग्राम को क्रिएट किया है, तो हम चाहें तो यहाँ पर हम जैसा कि एक बार फिर से अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। सो इंटर चॉइस, और यहाँ पर इंटर पैसेंजर नेम, तो यहाँ पर हम नेम देते हैं डिम्पल, और डेस्टिनेशन नंबर हम यहाँ पर देते हैं 2 नंबर, और कितने पैसेंजर्स हैं 4, एंड इसमें कितनों को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, सो 2। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि डू यू वांट टू अनदर ट्रांजैक्शन, डू यू वांट एनी अनदर ट्रांजैक्शन। तो हम यहाँ पर वाई करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमें डिटेल्स मिल गए हैं। और अगर हम 4 इंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें 4th डिम्पल पैसेंजर पर हमें ये सभी डिटेल्स जो हमने अभी इंटर किए थे वो यहाँ पर अब दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये एक प्रोजेक्ट कोड है जो मैंने अभी आपके सामने ये बनाया है, राइट। ये पहले से ही हम क्रिएट कर चुके थे। ये बेसिकली पैसेंजर के डिटेल्स को इंटर करता है ये प्रोजेक्ट, और जो भी टिकटिंग यहाँ पर वो पैसेंजर कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सभी डिटेल्स यहाँ पर ये कोड प्रिंट करता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने एक सबसे पहले एरे क्रिएट किया है, और ये जो है ये एरेस के अकॉर्डिंग काम करता है। तो हम इस कोड को चेंज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम कलेक्शन सेट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेन मेथड में ही हमें सब कुछ लिखना होगा। तो जैसे कि अभी तक आप जावा में काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, और ये बार बार आपको एरेज़ में लिखने से अच्छा है कि आप एरे अपने प्रोग्राम में जावा की अच्छी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जिसके द्वारा इतना कोड हमने लिखा है, इतना कोड हमें नहीं लिखना पड़ेगा अगर हम कुछ और चीज़ों को यूज़ करें, राइट। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स बना सकते हैं। तो जब भी हम इस प्रोग्राम को जब भी मॉड्यूल करते हैं तो सब कुछ मेन मेथड में हमें कॉल करना होगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि यूज़र क्या चॉइस कर रहा है। वो यूज़र की चॉइस अगर मान लीजिए 1 है या फिर कुछ और है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लासेस हमने डिफ़ाइन की हैं, लाइक मेन मेथड में हमने जो भी क्लासेस यहाँ पर कॉल करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो ब्लॉक मॉड्यूल जो है वो रन होगा, राइट। तो एक बार जब आप इन सब इस फेस 1 के द्वारा अगर आप काम कर लेते हैं तो JDBC पार्ट का काम जो है वहाँ से शुरू होता है। और अगर आप कलेक्शन फ्रेमवर्क का यहाँ पर यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने यहाँ पर डेटा स्टोर किया है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क में स्टोर हो जाता है, राइट। तो आई होप मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी आपको मैंने बताए ये आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी सेपरेट क्लास अभी नहीं बना रहे हैं, हमने केवल एक सिंगल क्लास में हमने सभी चीज़ों को इस तरह से यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, राइट। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग में कोई भी यहाँ पर क्वेरी आ रही होगी, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम चाहें तो अब हर एक चीज़ के लिए सेपरेट क्लास बना सकते हैं, राइट। और हर एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग मेथड्स से डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर हमने इस कोड में की हैं, तो इस कोड की तरफ देखें तो इस कोड में हमने एरेज़ के माध्यम से इन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को यहाँ पर स्टोर किया है। और जब भी हम एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट किया गया है,
उसकी सिंप्लिसिटी क्या है और इसमें लॉजिकली और अगर हम प्रोग्रामेटिकली देखें तो इसमें क्या क्या काम किया जा रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या यहाँ पर डिफरेंसेस हम कर सकते हैं और क्या इम्प्लीमेंट हम अपने प्रोग्राम में डाल सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो ये डेटा स्ट्रक्चर का सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा है, बिकॉज़ ये एरेस के माध्यम से यहाँ पर चीज़ों को यूज़ कर रहा है। और हम डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ पर स्ट्रक्ट करने के लिए कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं, और कलेक्शन फ्रेमवर्क के माध्यम से हम पैसेंजर्स के सभी डेटा को आसानी से यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे, राइट। तो आपको एक तरह से इस कोड के माध्यम से आपको मैं ये असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करें जिसमें आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क के माध्यम से इसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो जितना भी मैंने अभी तक आपको समझाया और जावा में जो भी मैंने एडवांस लेवल पे मैंने आपको चीज़ें समझाई, लाइक कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करते हैं, मेथड्स कैसे काम करते हैं, और मेन मेथड में कैसे हम अलग अलग मेथड्स को कैसे कॉल करते हैं, तो वो सभी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर चाहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज़ ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एरेस के माध्यम से ये प्रोग्राम काम कर रहा है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो भी प्रेजेंटेशन एक तरह से होती है वो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इस प्रोग्राम में करके देखें। तो हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये सभी चीज़ें एक बार रिफैक्ट करें, राइट, क्योंकि ये कोड जो है वो एक सिंगल ही फाइल के अंदर सब कुछ है, जो कि आइडियली जो है इसका एक तरह से अलग अलग पैकेज बनना चाहिए, अलग अलग क्लासेस बननी चाहिए। तो आपको यहाँ पर इसे रिफैक्टर आपको इसका तैयार करना है, जिससे कि आपको लॉजिकली ये समझ में आएगा कि एक बड़े प्रोजेक्ट पर कैसे काम किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर लॉजिकली देखें तो मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम में काफ़ी कमेंट्स कर रखे हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए यहाँ पर डिराइव किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं कि जिन्हें अभी मैंने इस प्रोग्राम में कमेंट नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि लॉजिकली पहले आप सोचें कि इस प्रोग्राम को कलेक्शन फ्रेमवर्क के द्वारा कैसे काम में लाया जा सकता है। और अगर बात करें JDBC की, तो जो भी कलेक्शन फ्रेमवर्क के द्वारा हम डेटा यहाँ पर एंटर करेंगे, तो वो डेटा एक तरह से कलेक्शन फ्रेमवर्क के ज़रिए JDBC से हम यहाँ पर यूज़र का डेटा एंटर करेंगे और वो डेटाबेस सेव हो जाएगा। और देखिए, एक चीज़ यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है कि जो ये प्रोग्राम है इसमें हम एक तरह से पैसेंजर्स के टिकटिंग सिस्टम और उनके डिटेल्स को यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को आप बिल्कुल आसान तरीके से स्टार्टिंग से एडवांस लेवल तक लेकर जाएं, बिकॉज़ आपको इस बस रिज़र्वेशन एंड टिकटिंग सिस्टम में एक तरह से जो भी कलेक्शन फ्रेमवर्क का हम यूज़ करेंगे वो बेसिकली सबसे पहले अलग अलग मेथड्स को अलग अलग क्लास में डिफ़ाइन करके, और फिर हमें मेन मेथड में हमें हर एक क्लास को कॉल करना होगा, बिकॉज़ यहाँ पर हम कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, बस केवल इस प्रोग्राम को रिफैक्टर कर रहे हैं, राइट। तो आई होप आप ये सभी चीज़ें आसानी से कर पाओगे। ओके, तो अगर आपको मान लीजिए JDBC के बारे में कुछ और जानना है, या फिर और भी चीज़ें हैं जैसे कोई मेथड है उसके बारे में अगर जानना है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसे गूगल करें और उसके बारे में थोड़ा एडवांस लेवल में एक बार पढ़ें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रोजेक्ट में आप जब भी काम करें तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हों, और कोई भी कोड अगर आप इनकाउंटर करने जा रहे हैं तो आपको कम से कम इतना समझ में आना चाहिए कि आखिर लॉजिकली वो प्रोजेक्ट
कैसे काम करेगा, उसकी फ्लो ऑफ डेटा क्या होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप कोड करते हो तो आपका कोडिंग फ्लो जो है वो बिल्कुल सही वे में होना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी मैंने आपको ये पार्ट्स दिए हुए हैं वो एक सिंगल फाइल में है, और आप इसे डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद में रीडिफ़ाइन करके आप अपने इस प्रोग्राम को लॉजिकली अलग अलग तरह से रन कर सकते हैं, राइट। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप क्या इंडिपेंडेंटली ये काम कर पाओगे या नहीं, राइट। तो JDBC के बारे में मैंने आपको आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें समझाई हैं कि कैसे JDBC के माध्यम से डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, कैसे JDBC के माध्यम से अलग अलग यूज़र्स के डेटा को कैसे इंटर किया जाता है, राइट। तो अगर आपको JDBC के बारे में और भी चीज़ें जाननी हैं तो आप गूगल पर JDBC के बारे में और इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ें सीख लीजिए, और एक बार गूगल करिए, और उसके बाद जो भी चीज़ें आपको JDBC के बारे में एडवांस लेवल में जाननी है वो आप नेट से एक तरह से पढ़ सकते हो, राइट। तो आज हमने सबसे पहले ये सीखा कि कैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क काम करता है, और कैसे हम JDBC के द्वारा डेटाबेस से कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, और डेटा में कैसे हम अपडेट, डिलीट और बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे होंगी, राइट। तो आई होप आज के इस लेक्चर में आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली हैं, और इस प्रोजेक्ट को आप आसान तरीके से कर पाओगे, बिकॉज़ मैंने आपको जावा कोर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको लगभग सभी चीज़ें समझाई हैं, ओके। सो अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रोजेक्ट सबमिट करते वक्त अगर आप सही तरीके से प्रोजेक्ट को नहीं मैनेज कर पाते हो, तो मैं आपकी वहाँ पर हेल्प करूँगा, राइट। बिकॉज़ मैंने आपको लगभग सभी लेक्चर्स के ज़रिए लॉजिकली हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया था, जिससे कि आपको किसी भी तरह की प्रोजेक्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट की तरफ देखें तो यहाँ पर हमने मेन मेथड में ही सब कुछ लिखा है, राइट। और हमने यहाँ पर कई एग्जांपल्स हमने लिए थे, तो उन एग्जांपल्स को हमने एक क्लास के अंदर कभी भी नहीं लिखा, क्योंकि ये एक सिंगल यहाँ पर एग्जांपल है जिसमें हमने सभी चीज़ों को एक ही मेथड में डिफ़ाइन कर दिया है। तो मेन मेथड के बाहर आपको पता है कि कैसे डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है, और मेन मेथड में उन मेथड्स को कैसे कॉल किया जाता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि जब हम कुछ इंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लाइक डेस्टिनेशन, पैसेंजर, बिलिंग, व्यू, तो ये अलग अलग इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमें पैसेंजर्स के बारे में यहाँ पर मिल रही हैं एक तरह से, राइट। तो आपको यहाँ पर कितनी क्लास बनानी होगी? डेस्टिनेशन, पैसेंजर, बिलिंग, व्यू, राइट, और इसके बाद एग्ज़िट। तो ये 5 आपको क्लासेस बनानी होंगी, और इसके बाद आपको एक मेन क्लास बनानी होगी। तो अगर हम यहाँ पर सेकंड चॉइस लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेस्टिनेशन में यहाँ पर क्या डेस्टिनेशन है, दैट इज़ डेस्टिनेशन नंबर्स के द्वारा हम उन डेस्टिनेशंस को यहाँ पर कवर कर सकते हैं, और कितना फेयर हम उस पर दे रहे हैं और कौन सी सीट है, राइट। तो इन सभी डेटा को मुझे लगता है कि आप JDBC के द्वारा यहाँ पर आसानी से कर सकते हो, राइट। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एक डेटा एंटर करते हैं, लाइक नेम इज़ नमिता एंड डेस्टिनेशन नंबर इज़ 2 एंड हाउ मैनी पैसेंजर आर यू। तो इसमें अब हम ये डिटेल इंटर करते हैं, एंड फिर इसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी पैसेंजर हैव डिस्काउंट टू। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पैसेंजर के डिटेल्स यहाँ पर इंटर हो चुके हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर सेकंड
पैसेंजर के डिटेल्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर टू लिखा है। और इसी तरह से अगर मैं अब यहाँ पर कुछ पैसेंजर के नेम यहाँ पर एंटर करता हूँ, उसके डिटेल्स यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक एक्सेप्शन मिल रहा है, दैट इज़ इनवैलिड इनपुट हमें मिल रहा है बिकॉज नंबर ऑफ़ पैसेंजर आर ओनली 4, राइट। तो ऐसे केसेस में हमें यहाँ पर एक्सेप्शंस मिल सकती हैं। तो इन एक्सेप्शंस से आपको बच के रहना है, बिकॉज बाकी आपको बाद में फिर तो जैसा कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर किस प्रोसेस पे ये प्रोग्राम काम करता है, तो उसके लिए आप गूगल पर जा सकते हैं और वहाँ पर जब भी आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक बार क्लास डायग्राम की हेल्प से फ़्लो देख लीजिए कि आखिर किसी एक प्रोग्राम को बनाने में क्या फ़्लो होना चाहिए, राइट। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट में हम कितनी क्लासेस बनाना चाहते हैं, बिकॉज़ इससे आपको आइडिया होगा कि जो क्लासेस हमें यूज़ करनी है और उन क्लासेस को एक कंबाइंड क्लास में कैसे मैनेज करना है। तो ये आपको डायग्रामेटिक व्यू में एक तरह से पता चल जाएगा, और एक क्लास में हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको इस डायग्राम की मदद से समझ में आ गई होंगी, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है पैसेंजर्स के लिए, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप क्लास डायग्राम बना लें, जिससे कि आपको एक व्यू मिल जाए कि आपको इस प्रोग्राम को किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना है, राइट। और अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, राइट। मुझे नहीं लगता कि आपको अब किसी भी तरह का आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, राइट। तो जो कि आपको मैंने ये प्रोग्राम दिया है, इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, और उन मॉडिफिकेशन को करने के पहले अगर आप क्लास डायग्राम बना लेंगे और कौन कौन से मेथड्स क्लास में यूज़ करने हैं, जब ये सब चीज़ें आप एक व्यू में आप देख पाएंगे, तो हर एक ऑपरेशन को यहाँ पर आप लॉजिकली इनकाउंटर कर पाओगे और प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, और प्रोजेक्ट में आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक प्रोजेक्ट में किस तरह से काम किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको JDBC के बारे में जो चीज़ें समझाई कि JDBC कैसे काम करता है और कैसे JDBC के द्वारा डेटाबेस से हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, और उसके बाद में अलग अलग डेटा को कैसे इंटर किया जाता है, तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको सिखाई दी हैं। सो आई होप आप इस प्रोग्राम में, इस बेसिकली प्रोजेक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस की मदद से वेरियस मेथड्स को यूज़ कर पाओगे, और उसके बाद में डेटाबेस में उन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए एक सही तरीके से किया गया कोड आप यहाँ पर रिक्रिएट कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली कमेंट दे रखे हैं, तो कमेंट के ज़रिए आप ये समझ जाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सेट करनी है, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम कितने नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स को यहाँ पर लिस्ट करना चाहते हैं, और अगर मान लीजिए कोई भी एक पैसेंजर डुप्लिकेट वैल्यू को यहाँ पर एंटर करता है, तो ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करना है और कैसे लिंक लिस्ट की मदद से आपको डेटा यूज़र का इंटर करना है, राइट। तो आई होप आपको ये लॉजिक्स समझ में आ रहे होंगे, और जो भी यहाँ पर चीज़ें आपको समझाने वाली थी मैंने वो एक एक करके आपको हर एक चीज़ समझा दी है। तो यहाँ पर जो भी हमने आपको आज के इस लेक्चर में टॉपिक क्लियर किए हैं, और अभी तक जो भी जावा
के प्रोग्राम में मैंने जो भी चीज़ें आपको समझाई जावा कोर में, वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आई होप उन चीज़ों की मदद से, उन टॉपिक्स की मदद से आप इस प्रोजेक्ट को आसानी से कर पाओगे, राइट। तो आई होप मैं अब ये मान सकता हूँ कि इस कोड को आपको समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने जो ये प्रोजेक्ट आपके लिए यहाँ पर बनाया है, मैं इस प्रोजेक्ट को आपसे शेयर कर लूँगा ताकि आप इस पर काम कर पाएँ, राइट। और आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी तक के मैंने सभी लेक्चर्स में जो चीज़ें आपको समझाई हैं, आई होप वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जावा के लगभग मैंने कोर में एडवांस लेवल में आपको लगभग सभी चीज़ें आपको समझाई। सो आज के इस लेक्चर को अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।